हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेकॉन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कतई इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि अगर आज का वीडियो आप स्किप भी कर दें तब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इन डेप्थ सिविल इंजीनियरिंग आनी चाहिए, आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने में मज़ा आता है, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत से कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल क्लियर होंगे, जिससे कि आप में नया कॉन्फिडेंस आएगा सिविल इंजीनियरिंग को लेके। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, वो ये है कि स्ट्रक्चर को पता कैसे चलता है कि लोड लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत लेटर स्टेज में साइंटिस्ट्स को और इंजीनियर को ये समझ में आया कि स्ट्रक्चर लोड कैरी कैसे करता है। इवन गैलीलियो, जो कि बहुत बड़े इंजीनियर और साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी कोशिश की लेकिन वो नहीं समझ पाए कि स्ट्रक्चर लोड को कैसे कैरी करता है। और बहुत लेटर स्टेज में हम लोगों को समझ में आया कि स्ट्रक्चर में लोड कैसे ट्रांसफर होता है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे अच्छा तरीका है एक एग्जाम्पल से डिस्कस करने का। तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके सॉल्यूशन को ढूंढेंगे। तो देखिए, ये एक फिगर आपको दिख रही है जिसमें एक लड़की जो है वो एक कैट की टेल खींच रही है। तो अब कैट तो लिविंग बीइंग है, उसको पता चल रहा है कि उसकी जो टेल है वो खींची जा रही है, तो वो रिएक्शन दे रही है। ठीक है, तो बात क्या हो रही है कि लड़की एक्शन लगा रही है और कैट रिएक्शन दे रही है। काफी कॉमन चीज है, लिविंग बीइंग है, उसे समझ में आता है, तो एक्शन और रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन अब देखिए, कैट को रख दिया है वॉल पे, यानी कि कैट जो है वो पिक्चर से गायब हो गई है। सेम लड़की है और अब उसने एक रोप को खींचा। इज इट ओके? तो अब आप यहां देखिए कि अगर रोप को खींचा जाए तो लड़की ने एक्शन दिया और रोप ने रिएक्शन दिया। अब बात उठती है दोस्तों कि रोप को कैसे पता चला कि रिएक्शन देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए, फिर से इस एग्जांपल को लीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ ब्रिक्स रखी है जिसका वजन 100 केजी है और एक रोप लगी हुई है। तो रोप कितना रिएक्शन देगी? अपवर्ड 100 केजी दे देगी। आप सभी लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। तो रोप 100 केजी दे देगी। अब उसी रोप पे, रोप सेम है, ध्यान रखिएगा, उसी रोप पे 200 केजी की ब्रिक्स रख दी जाती है। तो रोप जो है वो 200 केजी का रिएक्शन दे देगी। तो रोप को कैसे पता चलता है कि 100 की रिएक्शन देनी है, और यहां पे रोप को कैसे पता चला कि 200 केजी की रिएक्शन देनी है? ये क्वेश्चन साइंटिस्ट को बहुत परेशान किया दोस्तों, और बहुत लेट लोगों को समझ में आया कि ऐसा एक्चुअली होता कैसे। एक नॉन लिविंग थिंग कैसे पता कर लेती है कि उसको कितना रिएक्शन देना है। और इसकी शुरुआत दोस्तों न्यूटन ने की थी। ओके, आपने एक्शन रिएक्शन देखने से आपको समझ में आया होगा कि कुछ तो न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ बात जा रही है। लेकिन बात वहां जा नहीं रही है, बात वहां से शुरू हो रही है, खत्म कहीं और होगी। तो इसको ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे न्यूटन के थर्ड लॉ को भी पिक्चर में लूंगा, लेकिन उसके आगे क्या हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने में। तो पहले दोस्तों यहाँ ये समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की है कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर ऐसी कोई चीज जो लोड को ले। ठीक है, बहुत ही सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि ऐसी कोई चीज जो लोड को ले वो ही स्ट्रक्चर है। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं अपने नोट्स में कहीं, तो आप लिख सकते हैं एनी असेंबली ऑफ मटेरियल विच इज इंडीड टू सस्टेन लोड। तो जो भी लोड को ले ऐसा कोई मटेरियल की असेंबली जो है वो स्ट्रक्चर कहलाएगी। इज इट ओके? तो ये भी स्ट्रक्चर है, एक तरीके से देखा जाए तो ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है, सभी स्ट्रक्चर है। तो फोर्स का जो आदान प्रदान होता है, इज इट ओके, फोर्स का आदान प्रदान स्ट्रक्चर के माध्यम से ही होता है। तो ये मत समझिएगा कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग में जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर हम देखते हैं वही स्ट्रक्चर है। कोई भी चीज स्ट्रक्चर हो सकती है जो फोर्स को ले रही है या दे रही है। ठीक है, ये मैंने अपने वीडियोस में बहुत बार बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज देखिए, पहले इस लड़की का फ्लोर के साथ कनेक्शन देखते हैं और फिर रोप के साथ देखेंगे। तो लड़की जो है यहाँ पे फ्लोर पे खड़ी है और मान लेते हैं कि इसका वेट जो है लड़की का 50 केजी है।
तो फ्लोर कितना रिएक्शन देगी दोस्तों? फ्लोर उसको रिएक्शन देगी अपवर्ड 50 से एक कम नहीं, 50 से एक ज्यादा नहीं। इस बात को समझिए, ये न्यूटन का थर्ड लॉ था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थोड़ा सा मैं भूमिका बना रहा हूं दोस्तों, जिससे कि आप लोगों को पहले प्रॉब्लम क्लियर हो जाए कि प्रॉब्लम थी क्या और उसका सॉल्यूशन किसने और कैसे दिया। तो अब देखिए, 50 किलो का वजन था जो लड़की का था, वो फ्लोर पे लग रहा था और उसका रिएक्शन फ्लोर ने कितना दिया? 50 ही दिया। अब अगर सोचिए 49.99 भी दे देता फ्लोर, तो क्या होता? लड़की का जो पूरा वेट है वो नीचे खिसक जाता और वो धंस जाती फ्लोर के अंदर। इज इट ओके? यानी कि फ्लोर टूट जाता। ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जैक्ट 50 ही क्यों दिया। एग्जैक्ट 50 देने का रीजन न्यूटन ने बताया हमको थर्ड लॉ के माध्यम से कि 50 से कम दे देगी तो फ्लोर धसक जाएगा और लड़की जो है इसके अंदर, फ्लोर के अंदर गिर जाएगी। और अगर 50 से ज्यादा दे देगा, 50.001 दे देगा, तो लड़की बाउंस बैक कर जाएगी। इज इट ओके? ऊपर चली जाएगी। इज इट ओके? तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज न्यूटन ने हमको समझाई थी अराउंड 1650 के आसपास। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन का जो लॉ था वो 1650 में आया था। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको कि एग्जैक्ट 50 क्यों मिलता है। कम मिलेगा तो क्या होगा, ज्यादा मिल जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा अब तक कि अगर उसने फ्लोर ने 49.99 या इससे कम लोड दे दिया 50 से, तो फ्लोर फेल हो गया है एक तरीके से, और जो लड़की है वो फ्लोर के अंदर गिर जाएगी या अनबैलेंस हो जाएगी मोटे मोटे तौर पे। और अगर 50 से ज्यादा दे दिया, इसका मतलब क्या? अपवर्ड फोर्स ज्यादा हुआ तो लड़की ऊपर कूद जाएगी। इज इट ओके? क्लियर? ये आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट तो न्यूटन ने 1650 में दे दिया था और वो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाया कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इज इट ओके? लेकिन अब बात आती है कि मटेरियल को ये कैसे रूल पता है। ओके, मटेरियल कैसे जान जाता है कि मुझे इक्वल एंड अपोजिट ही देना है। हाँ ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल को कैसे पता चलता है, और जो हमारे आज के पॉइंट का डिस्कशन भी है। तो आई होप कि मैंने आपको क्वेश्चन अभी क्लियर कर दिया है कि हम आज डिस्कस क्या कर रहे हैं। देखिए, फोर्स कभी भी गुम नहीं होता है, फोर्स नेवर लॉस्ट, फोर्स इज नेवर लॉस्ट। ठीक है, फोर्स का रिएक्शन मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्स कभी भी गुम नहीं होता है, उसकी सिर्फ रिएक्शन मिलती है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे असली मुद्दे पर कि मटेरियल को कैसे पता चलता है। तो उसके लिए आपको थैंक्स देना होगा हुक्स को। हुक्स लॉ आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, हुक्स ने 1675 के आसपास ये बात समझी और लोगों को समझाई कि आखिर मटेरियल को कैसे पता चलता है कि उसको लोड लेना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, और इसका पूरा क्रेडिट हुक्स को जाएगा। अगर आप अच्छे सिविल इंजीनियर हैं तो आप हुक्स को रेस्पेक्ट करना सीखिए। जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं वो न्यूटन को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह अगर आप अच्छे सिविल इंजीनियर हैं और आप किसी को क्रेडिट देना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग का, तो उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट इनिशियल स्टेट में हुक्स को जाता है, जिसने बहुत सारी पजल सॉल्व की जो पहले सॉल्व नहीं हुई थी और एक तरह से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग आगे नहीं बढ़ रही थी। तो हुक्स को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। हुक्स के बारे में जरूर पढ़िए और आपको पता चलेगा कि जिस तरह से फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए न्यूटन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए हुक्स इंपॉर्टेंट है। और दोनों ही ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे। ओके, दोनों आसपास रहते थे, जानते थे, लेटर से एक दूसरे से बात होती रहती थी और काफी अच्छी दोस्ती थी दोनों के अंदर। तो अब आते हैं कि स्ट्रक्चर को कैसे पता चलता है कि लोड लेना है और कितना लेना है। तो हुक्स ने दोस्तों ये समझा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि फोर्स डिफ्लेक्शन पैदा करता है। ये चीज हुक्स को समझ में आ गई थी और वहीं से उन्होंने हुक्स लॉ भी दिया। पर यह बहुत इंपॉर्टेंट था और इसको समझिए कि 1675 के आसपास एटम का आविष्कार नहीं हुआ था। इज इट ओके? एटम के बारे में कोई नहीं जानता था, मटेरियल साइंस का कोई डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन हुक्स को यह समझ में आया था कि फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन होता है। अब मटेरियल के अंदर क्या होता है या मटेरियल किस तरह से रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, वो पूरा डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन के ऊपर, ना कि फोर्स के ऊपर। इसको ध्यान दीजिएगा।
ये हुक्स का बहुत बड़ा पॉइंट था दोस्तों, जो उनको न्यूटन से अलग करता था। हुक्स ने क्या कहा कि मटेरियल रिएक्शन कब देगा, जब उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो उन्होंने उस समय ऑब्जर्व कर ली थी कि चाहे छोटे से छोटा डिफ्लेक्शन हो, एटॉमिक लेवल पे डिफ्लेक्शन हो, लेकिन डिफ्लेक्शन तो होगा और उसी से मटेरियल को पता चलेगा कि कितनी रिएक्शन देनी। तो आप जब इस रोप को देख रहे हैं तो इस रोप को कैसे पता चल रहा 100 kg का रिएक्शन देनी है, तो उसके डिफ्लेक्शन से। वो पहले डिफ्लेक्ट हुई, डिफ्लेक्ट होने के बाद उसने 100 kg का लोड दिया अपने डिफ्लेक्शन को देख के। इसको समझने के लिए ये मॉडल समझिए। देखिए यहाँ पे कुछ नोड्स हैं जो एटम्स हैं एक्चुअली, ठीक है, और बीच में स्प्रिंग्स लगी हुई है। तो अगर आपने टेंसाइल फोर्स दिया तो क्या होगा कि इनके एटम्स के बीच की स्पेस बढ़ेगी और स्प्रिंग जो है एलोंगेट हो जाएगी। इज इट ओके? ये देखिए यहाँ पे ये भी स्प्रिंग एलोंगेट हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये और ये। इज इट ओके? और जो मटेरियल है उसको पता चल गया कि अब मुझे रिएक्शन देनी है क्योंकि मैं एलोंगेट हो रहा हूं। इज इट ओके? इसका उल्टा कंप्रेशन में भी होगा। ये देखिए, ये आपकी स्प्रिंग थी और ये एटम्स थे। एटम्स अपनी जगह पे ही हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस घट गई कंप्रेसिव फोर्स के अंदर। अगर आप कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगी, अगर आप टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो इस डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। और वो ही चीज मटेरियल को बताती है कि अब आपको फोर्स देना है, और कितना फोर्स देना है वो ये डिफ्लेक्शन डिसाइड करता है। तो ये एक बहुत ही छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि मटेरियल को कैसे पता चला कि उसको कितना फोर्स देना है, ठीक है, और फोर्स देना भी है यानी, और टेंसाइल देना है कि कंप्रेसिव देना है। बहुत सारे क्वेश्चन थे मटेरियल के पास, ठीक है। एक तरह से अगर आप मटेरियल का दिमाग पढ़ें तो उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, फोर्स दूं या नहीं दूं, टेंसाइल दूं कि कंप्रेसिव दूं, कितना दूं। इज इट ओके? वो सब उसको कौन बताता है? डिफ्लेक्शन बताता है, और एटॉमिक लेवल पे बताता है। हुक्स के समय ध्यान रखिएगा दोस्तों, एटम्स नहीं थे, पर उनको ये बात समझ में आ गई थी और वो स्टील में भी प्रेडिक्ट कर पा रहे थे, जिसका कि डिफ्लेक्शन हम आज भी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनको समझ में आ रहा था कि डिफ्लेक्शन हुआ है स्टील के अंदर और इसीलिए उसमें स्ट्रेंथ पैदा हो रही है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक बटन फिर से एक बार दबा दो, नहीं दबाया है अभी तक कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखो। और किस तरह की वीडियो चाहते हो दोस्तों बताइए। मैं एक नई सीरीज बनाया हूं एक तरीके की, इसमें मैं ऐसे ही टॉपिक डिस्कस करूंगा जिससे आपको सिविल इंजीनियरिंग की इन डेप्थ नॉलेज मिले। विद डैट, थैंक यू वेरी मच, कीप enjoying your civil engineering and have lot and lot of fun in your life.